प्रिय साथियों, विरासत संरक्षण और परिचय की श्रृंखला में आज मैं प्रोफेसर कमल सिंह जी कोठारी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। आप लोहिया महाविद्यालय में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। इतिहास पे आपका बहुत ज़बरदस्त होल्ड है और आप मूलतः ओसवाल समुदाय से बिलोंग करते हैं, ओसवाल कम्युनिटी से आपको बिलोंग करते हैं। और ओसवाल जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, ओसवाल में कौन कौन से गोत्र हैं, कौन कौन सी सब कास्ट है, उन्हीं को कंक्लूड करते हुए आज का ये वीडियो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ओसवाल समाज का परिचय देते हुए, संक्षिप्त में परिचय देते हुए इसकी उत्पत्ति के बारे में जरा बताएं। नमस्कार। होता है जमाने में हर एक शख्स का एक नाम, पहचान कोई बता अपनी इससे ज्यादा। ये शेर मुझे बहुत अपील करता है। तो जैसे मेरा परिचय बताया, मैं ओसवाल समुदाय से हूँ, तो ये तो संयोग है कि मैं ओसवाल समुदाय से हूँ और ओसवालों पे बात कर रहे हैं। जाति, समाज, गोत्र, ये सब मेरी रुचि के विषय हैं। वो चाहे किसी भी जाति, समुदाय, पंथ से संबंधित हो और ओसवाल समाज से संबंधित है, तो कुछ बातें मेरे परिवेश से भी मेरे पास आई है, मैंने ग्रहण की है, तो मैं इस पे सहजता से बातचीत कर पाऊंगा। ठीक है। कोई भी समाज दो बातें चलती है। एक तो वो अपना ग्लोरिफिकेशन करता है, अतीत का महिमा मंडन करता है हमेशा, और महिमा मंडन में किसी न किसी वो अतीत की एक शासक शाखा से अपने आप को जोड़ता है। प्राय मैंने भारतीय समाज के अध्ययन के समय देखा है, जो जातियां किसी भी समुदाय से संबंधित है वो शासक वर्ग से अपने आप को जोड़ती हैं। ठीक है। ये एक सामान्य मैंने ट्रेंड देखा है। ओसवाल समाज की जहां तक बात है, तो राजपूतों से बहुत ज्यादा अटैच्ड है ये। अच्छा। और प्राय ओसवालों के जो गोत्र हैं, जो उनके सरनेम हैं, टाइटल्स हैं, वो अपने आप को राजपूतों से निकले हुए बताते हैं, राजपूतों से अपने आप को लिंक करते हैं। अब ओसिया एक नगरी है, उकेश उसका नाम था। ओसिया नगरी में आज भी आप देखते हैं संचिया माता का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। ओसवाल लोग वहाँ धोख लगाने जाते हैं, जाट जड़ूले होते हैं, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे। तो ओसिया से ही ओसवाल शब्द जो है वो इससे संबंधित है। ठीक है। इसकी कई कथाएं हैं। पहले ईस्वी सन के प्रारंभ में इस तरह से इनका निर्माण हुआ, इस जाति का निर्माण हुआ, और होते होते आगे जो दादा गुरु हैं, जिंदत सुरु जी, और इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। और मैं इसमें एक समाजवादी परंपरा देखता हूँ। उन्होंने पूरे के पूरे एक एरिया को, एक अंचल को कन्वर्ट किया, ओसवाल बनाया, जैन बनाया सनातन परंपरा से। देवी के भक्त थे सब, तो उनको सबको शाकाहारी बनाया, मांस मदिरा से मुक्त किया। तो उसमें मैं सोचता हूँ उस समय की वहाँ वर्ण व्यवस्था के हिसाब से विभिन्न जातियां रही होगी, उन सबको एक कॉमन उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, एक कॉमन नाम दिया ओसवाल। तो मुझे उसमें एक तत्व वो दिखाई देता है। सबसे बड़ा योगदान उन दादा गुरुओं का है। और वो सब लोग, ये जो जैन उपाश्रय वगैरह आप देख रहे हैं, जैन मंदिर देख रहे हैं, इन सब से जुड़े हुए थे। उनकी बहुत श्रेष्ठ और बहुत दृढ़ परंपरा थी, और उस परंपरा के माध्यम से वो नए नए समुदायों को जोड़ते गए और नए नए गोत्र नामकरण करते गए। अब हम जैसे अग्रवालों की बात करते हैं, उनके बहुत लिमिटेड गोत्र हैं, 16 या 18 गोत्र हैं उनके। और राजपूतों की चर्चा करते हैं, बहुत लिमिटेड गोत्र हैं। तो जैसे विवाह में भी हिंदू परंपरा में प्राय 2 टालते हैं साख, कई जगह 4 टालते हैं। इन दोनों में एक ही साख टाली जाती है खुद की। सास और बहू दोनों एक गोत्र की हो सकती है, क्योंकि लिमिटेड गोत्र है। फिर आपको गोत्र मिलेंगे नहीं उस एरिया में, तो वही 2-3 गोत्र ही चल रहे होंगे। ओसवालों में इसमें मैंने अलग देखा, सैकड़ों गोत्र है, सैकड़ों। उसका कारण क्या हो सकता है? नए नए इसमें जोड़ते गए हैं, या उतना उसको व्यवस्थित नहीं किया है, या क्या कारण है? मैं इस पे गहन अध्ययन मैं नहीं कर पाया हूँ। सोचा जरूर है मैंने थोड़ा बहुत बिंदुओं में। मुझे लगता है इसमें समावेशी दृष्टिकोण था, समाविष्ट करते गए और उनको एक नया गोत्र उन्होंने दे दिया। इसलिए ओसवालों में विवाहों में 4 गोत्र तक टलते थे, 2 तो अभी भी टलते हैं हमारे। इंटरकास्ट मैरिज हो तो अलग बात है, कास्ट के भीतर मैरिज हो तो उसमें 2 आराम से टालते हैं, क्योंकि सैकड़ों गोत्र है यहाँ पे। और उसी तरह से जैसे चूरू की मैं बात करूं, कोठारी और सुराणा 2 मूल हैं। तो कोठारी भी गोत्र नहीं है, वो
स्टोर्स के, गवर्नमेंट के स्टोर्स के, राजाओं के स्टोर्स में काम करते थे। इसलिए कोठारी उनका टाइटल पड़ गया। अच्छा। वस्तुतः वो चोपड़ा है। चोपड़ा में भी कुकर चोपड़ा, चोपड़ा कौन से चोपड़ा, यूं चलते चलते बहुत सारे गोत्र हैं। जैसे आप रतन नगर से हैं, रतन नगर में ओसवालों का एक परिवार है, हिरावत परिवार है। बिल्कुल। रामगढ़ में भी एक परिवार है, हिरावत परिवार है। आगे आप जाएंगे पूरे जयपुर राज्य में देखेंगे तो आपको फतेहपुर में दिखाई देंगे, वहां मुख्य रूप से बोहरा, दुग्गड़, रायजादा, रेड, ये दिखाई देंगे आपको। तो उन्हीं के कोई भाई बंद या कहीं आते आते कोई रामगढ़ में छाजेड़ और हिरावत दिखाई देंगे, और रतन नगर में खाली आपके हिरावत दिखाई देंगे। चूरू में जैसे कोठारी, सुराना, बांटिया, पारक, फिर इनसे जुड़े हुए और बहुत सारे फिर सगे संबंधी आते हैं, आपस में आते हैं। ये क्यों आए, कैसे आए, इन पे भी मैं चर्चा करूंगा। तो प्राय ओसवाल जाति के भीतर सुखदेवराज जी भंडारी ने इस पे काम किया, ओसवाल जाति का इतिहास। फिर तो कई काम हुए, वो एक मास्टरपीस काम है। अच्छा अच्छा। उन्होंने ओसवालों की जो उत्पत्ति है उसके साक्ष्य, उन्होंने अभिलेखीय साक्ष्य और अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों से उन्होंने ये सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ये ओसवाल क्षत्रिय परंपरा से, ये राजपूतों की परंपरा से लिंक्ड है। और मुझे एक बात दिखाई दी, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, इंदौर, गुजरात के कई राज्य, यानी गुजरात, मालवा, राजस्थान, यहाँ के अनेक प्रमुख राज्यों में ये मंत्री और दीवान तो रहे ही रहे, परंपरा से रहे पीढ़ियों से। और ये सेनापति भी रहे। अच्छा। जैसे जोधपुर राज्य में भंडारी और सिंह भी दोनों सेनापति होते थे, उनमें वैसे ही मारकाट आपस में, वो उसको मार रहा है, वो उसको काट रहा है। सेनापति होना एक बहुत बड़ी बात है किसी जाति का, तो वो सेनापति होना इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं कहीं वो क्षत्रिय परंपरा से जुड़े हुए थे। और आप देखेंगे जैसे भामाशाह की हम चर्चा करते हैं, भामाशाह कोई दुकानदार थोड़ी थे, कोई किरानी पुरानी थोड़ी थे, वो एक योद्धा थे स्वयं। और महाराणा प्रताप मेवाड़ घराने में परंपरा से प्रधान थे वो। अच्छा। प्रधान या तो उन्हीं के स्वजातीय बंधु होते हैं, प्रधान होना बहुत बड़ी बात है। हल्दी घाटी के युद्ध में भी महाराणा प्रताप के एक तरफ तो भामाशाह थे, दूसरी तरफ उनके भाई ताराचंद थे। इनके पिताजी भी किलेदार थे। महाराणा उदय सिंह जब बचपन में छोटे से थे, सुरक्षा की जरूरत थी और लोगों ने इनकार कर दिया, उन्होंने सुरक्षा दी उनको, इसलिए वो उनके विश्वसनीय थे। और वो जो धन लाए ना, वो मालवा और अन्य जगहों पे उन्होंने आक्रमण किया, और जो मुस्लिम कई नवाब थे, शासक थे, उनसे वो धन लाए वो, और वो धन उन्होंने महाराणा प्रताप को समर्पित किया सेना बनाने के लिए। तो वो किरानी पुरानी थोड़ी थे, आज तो दुकानदारों से लिंक करते हैं उनको। तो उनकी परंपरा वही क्षत्रिय परंपरा थी, भामाशाह, जैसे कावड़िया थे वो। फिर ओसवालों में और अन्य जगह उनको राज ने ऐसा दिया, उनकी प्रथम पांत में बैठेंगे वो सबसे। अच्छा। और उन्हीं के भांजे थे, उन्हीं के दोहित्र थे बछावत, करमचंद बछावत, जो बीकानेर में आए महाराजा राय सिंह जी के साथ में, और महाराजाओं से टक्कर हुई उनकी। तो बछावतों के उन्होंने संघर्ष किया, उनके जो 2000 उनके सैनिक थे और थे, उन्होंने संघर्ष किया, महाराजा से टक्कर ली उन्होंने। तो इस तरह से एक दूसरे से लिंक किए हुए, कहीं पे कोठारी, सुराना, चूरू की बात बताऊं मैं आपको। चूरू का किला ये बीकानेर रियासत के अंतर्गत एक ठिकाना था, महत्वपूर्ण ठिकाना था। ये बीका जी के जो चाचा थे कांदल, उनकी संतानों में बणीरोतों का था ये। अच्छा। तो ये अपने आप को स्वतंत्र मानते, अर्ध स्वतंत्र मानते और बहुत महत्वपूर्ण मानते। बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह जी, वो क्या अपने भतीजे को उसकी हत्या करके गद्दी पे बैठे थे। चूरू के ठाकुर शिवजी सिंह ने और भादरा के ठाकुर ने, कईयों ने विरोध किया। तो आपस में इनकी रंजिश थी, वो देखते कैसे भी इनको खत्म करूं। कितनी बार आक्रमण किया गया, यहाँ खत्म नहीं किया गया। अंत में आप देख रहे हैं 19वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में फौज आई। अमरचंद सुराणा एक ओसवाल, उन्होंने चूरू को फतेह किया। शिवजी सिंह का बलिदान हुआ उसमें, चूरू के किले पर अधिकार हुआ, बीकानेर का खालसा हुआ, चूरू खालसा केंद्र के अधीन चला गया। तो चूरू के ठाकुरों का इस तरह से एक बार फिर ईश्वरी सिंह ने, उनके बेटे ने वापस अधिकार किया कुछ समय के लिए, फिर गया वो। ये अलग बातें हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अमरचंद सुराणा ने चूरू को फतेह किया, जबकि उनके और राजपूत सरदार आए, कई बार आक्रमण किए, जीत नहीं पाए वो। तो इसकी ट्रेडिशन है ना, वो सैनिक परंपरा में उसमें कहीं न कहीं निहित है। और जैसे वो अमरचंद सुराणा, उनके बाद में यहाँ सुराणा और लोग आए। मैं स्वयं जैसे कोठारी हूँ, हमारा घर गढ़ के पास जो पहला चौक होता है वो कोठारियों के चौक से नाम से जाना जाता था। अच्छा।
चूरू ठाकुर का पतन हुआ, खालसा हुआ, तब से हम लोग भी नेपथ्य में चले गए, दूसरे ग्रुप आ गए। तो सुराणों का दूसरा ग्रुप आ गया, वो बड़ी बड़ी हवेलियां जोरदार जिन पे आप चर्चा कर रहे हो, और उनके कोई सगे प्रसंगी आए, कोठारी दूसरे, तो वो बाउंड्री के बाहर थे, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण हो गए बाद में। ये इतिहास का दौर चलता है। आज का जो महत्वपूर्ण कल हाशिए पे चला जाएगा, हाशिए वाला मुख्य जगह आ जाएगा। ये ऐसे दौर चलते हैं। तो एक तो बात ये हुई। फिर दूसरा, जहाँ जहाँ आजीविका के लिए, रोजगार के लिए लोग पूर्वोत्तर तक गए, बंगाल गए, दक्षिण में गए, राजस्थान में भी आसपास की जगहों पे जहाँ उनको अच्छी व्यवस्थाएं लगी, कई बार ठाकुर ले जाते, कोई नरेश ले जाता, इनको सुविधाएं देता। ऐसे ही रतन नगर में भी आपके यहाँ जो केडिया जी ने आपसे चर्चा में पता लगा 1861 में बसा रतन नगर, तो लगभग 64 के आसपास ये हिरावत वर्तमान परिवार इनको लेके आए उस वालों का। तो ये रामगढ़ से लेके आए। अच्छा। रामगढ़ में ये फतेहपुर से और से होते हुए आए हैं। फतेहपुर बहुत पुराना टाउन है, और चूरू के आसपास है ना, जैसे घांगू बहुत पुराना टाउन है, पुराना गांव था ये। और तारानगर रीणी बहुत पुराना है, छापर पुराना है, लाडनू पुराना है। फिर सेकंड फेज में चूरू वगैरह आए हैं ये। अच्छा। और ये जो आप जिनकी चर्चाएं कर रहे हो ना, ये तो बहुत बाद के बसे हुए हैं। ठीक है। चूरू जिले की ये जो तहसील है ना सारी, ये तो बाद में बसी हुई है सब। सरदार शहर, सुजानगढ़, ये रतनगढ़, ये सब बहुत बाद में बसी हुई हैं। तो इस तरह से जैसे वहां से एक हिरावत परिवार आया, हिरावत नाम कैसे चला? वत्स जो शब्द है वो वत्स का प्रतीक है। वत्स माने बेटा, संतान। तो हीरा की कोई संतान होगी, वो हिरावत हो गए। अच्छा। गोत्र इनका कुछ न कुछ और होगा। इस तरह से चलता है, जैसे एक ही दादा की संतान है, फिर हिरावत, फिर ये कालांतर में ये गोत्र जैसा लगने लगता है, और खोजते हैं तो जैसे इनका गोत्र यूं निकल जाता है। जैसे वेद है, तो मेरे माँ के ननियाल वाले वेद हैं। अब वो चर्चा करता तो मेरे नाना जी वहां चर्चा करते कि वेद मुथा। हाँ, तो मोता शब्द है ना, जो वेद मोता, जो स्टेट में काम करते हैं, इस तरह के मोता टाइटल हो गया उनका। उनके परिवार में किसी ने बेदंगी का कोई काम कर दिया, बेद जी ऐसे टाइटल पड़ गया। ठीक है। और जैसे राजलदेसर है, उसमें पूरे वेद हैं। अब उन वेदों में डिस्टिंक्शन करने के लिए माड़ियारा वेद, ओमजीयारा वेद, डांगिया और डागलारा वेद, यूं कर करके फिर वो कालांतर में उनका सरनेम पड़ जाता है। फिर वो वेद है, वेद भी कौन से, मोता वेद है या कौन सा वेद है, तो वो उनके एक जगह मिलेगा। जैसे अब कोठारी में बताऊं आपको, रोचक किस्सा बताऊं, मेरे दादी साहब के पीर वाले भी कोठारी। तो एक चिट्ठी आई वहां से फलानचंद कोठारी का, फलानचंद कोठारी से जोहारवंशी जो, तो पढ़वाने के लिए गए। चिट्ठी में मोहनलाल जी चोपड़ा की बात बता रहा हूँ, दादू सा लगते थे मेरे। उन्होंने बताया मैंने चोपड़ा टाइटल क्यों लगाया। तो बोले, मैंने कहा अपन भी कोठारी, वो भी अपने सगे भी कोठारी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो बरमेचा कोठारी है, अपन चोपड़ा कोठारी है। तब से बोले मैंने चोपड़ा टाइटल लगाया। तो वैसे ये कोठारी है ना, जैसे दुगड़ों में दुगड़ होता है, उस वालों में वो भी कोठारी टाइटल, उनमें कोई कोठार का काम किया है, स्टोर का काम किया है। जैसे भंडार और भंडारी कोठारी मुख्य टाइटल्स है हमारे। तो स्टोर्स के, जो सेना के स्टोर्स थे, उनके इंचार्जेस थे वो। ये गुप्त काल में एक पद आता है रण भंडागारिक, मुख्य उनका जो उनकी कैबिनेट का मुख्य व्यक्ति होता था। तो वो रण भंडागारिक से भंडारी बनाए। वैसे ही कोठार का इंचार्ज है ना, वो जो स्टोर्स थे उनके, आज जो सेना का जैसे स्टोर्स है, उनके वो मुखिया थे। इस तरह से ये टाइटल, बहुत सारे टाइटल पड़े हैं, और उनकी प्रवृत्तियों से भी पड़ गए। ऐसे बहुत सारे हैं टाइटल। तो इसके संदर्भ में कोई स्पेसिफिक आपकी कोई जिज्ञासा हो तो अपने भारत में जैसे किस स्टेट में सबसे ज्यादा ओसवाल है कोई? हाँ, ओसवाल जो केंद्रीयकरण है ना इनका, वो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मालवा में इनका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन। अच्छा। और वैसे वो फिर एडजॉइनिंग सब जगह गए, मुल्तान तक भी गए, जैसे परिवार पार्टीशन के बाद में यहाँ होके आए। लेकिन मूलतः ये है ना, राजस्थान, गुजरात और मालवा में केंद्रीय। मालवा में तो इसमें क्या और कास्ट के जैसे पंजाबी है, जैसे सरदार है, मुसलमान है, क्या इनमें से भी कोई ओसवाल बने? मुसलमान और इनका तो मुझे नहीं ध्यान में है, लेकिन ओसवाल जाति का जो स्ट्रक्चर है, मैंने शुरू में ही बताया कि उन्होंने पूरे गांव को बनाया। उस गांव में कोई एक गोत्र के और एक जाति के तो उपजाति के तो लोग रहते नहीं थे। तो उनको उन्होंने, मूल परंपरा उनकी है कि शाकाहार ग्रहण करो। ठीक है। देवी के उपासक है हम लोग ज्यादातर। सबकी इंडिविजुअल देवियां हैं। अच्छा। ओसिया तो संचिया माता है ही। जैसे सुराणा है, इनकी मोरखाना है बीकानेर के पास में। अच्छा। जैसे भेंगाणी है, इनकी भुआड़ में है। और वहां उस देवी के कई लोग तो अभी भी दूसरे लोग जाके शराब भी चढ़ाते हैं।
ओसवाल उनकी जगह नैवेद्य चढ़ाने लग गए। माता जी का अभी भी माता जी की मान्यता है, कोई श्वेतांबर हो गया, कोई तेरापंथी हो गया, तो मुझे नहीं लगता कोई मुस्लिम इधर कन्वर्ट हुआ होगा। परंपरा में जरूर इनकी जो धार्मिक मान्यताएं है ना, तेरापंथी या स्थानिकवासी, उसमें कई कृषक जातियों के भी लोग और दूसरी अन्य धर्मावलंबी भी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं उनकी पूजा उपासना पद्धतियों में। लेकिन ओसवाल मुझे लगता है मूल ये क्षत्रिय परंपरा से, फिर उस गांव में जो आसपास जो लोग थे उनसे अटैच जो लोग थे उन सबको इन्होंने जोड़ा। ठीक है। जैसे एक ओसवालों की और विशेष बात बताऊं, ये मुख्य जो मंदिर है ना, राजस्थान के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, रणकपुर और देलवाड़ा, सब ओसवालों के मंदिर हैं। हाँ। और पूजा विधान अलग होता है वहाँ। पूजा करने वाले जो होते हैं वो उनको सेवक कहते हैं। हाँ। तो ये एक अलग ब्राह्मणों की एक ब्रांच है अलग। हाँ। तो ओसवालों के मंदिर में वही सेवा पूजा करते हैं, इसलिए वो सेवक हो गए, सेवा करते हैं वहाँ की। हाँ। तो ये ओसवालों के जितने भी पुराने हैं ना, वो मंदिर पंथी थे ये। अच्छा। दिलवाड़ा के मंदिर, रणकपुर के मंदिर, जगह जगह आपको महावीर जी में जगह जगह मंदिर मिलेंगे ये आपको। और उनकी उपासना की अपनी एक पद्धति होती है। फिर धीरे धीरे सुधार की एक गतिविधि आई, तो स्थानिकवासी आए, फिर तेरापंथी आए, फिर एक परंपरा चलती है। लेकिन मूल ओसवाल कहीं भी है ना, तो वो प्राय क्या 7.5% श्वेतांबरी होगा। और मंदिर में उसकी विवाह की या मृत्यु के समय मंदिर अवश्य जाते हैं। वो उपाश्रय के पास में एक मंदिर होता है। उपाश्रय तो आश्रय स्थल जहाँ ये यति वगैरह रहते हैं। तो इन दादा गुरुओं ने, यतियों ने हम लोगों को ओसवाल बनाया है। कालांतर में इन परंपराओं में दोष आ गए, विकृतियां आ गई, और कई ये समझिए आप उनमें विशृंखलताएं आ गई। तो सुधारवादी दूसरे आंदोलन आ गए। लेकिन ओसवालों की परंपराएं आज भी आप देखेंगे श्वेतांबर परंपरा है। हाँ, जोधपुर में कुछ लोग वैष्णव भी हैं ओसवालों में। अच्छा। लेकिन जो 99% जैन है वो सब श्वेतांबर है। श्वेतांबर में फिर मंदिर पंथी अब कुछ बचे हैं जिनको संवेगी कहते हैं, संविघ्न। ज्यादातर इनमें स्थानकवासी या तेरापंथी। अच्छा। और स्टेट जो पूछा आपने, राजस्थान तो है ही। राजस्थान में भी इनका कंसंट्रेशन आप ये समझिए, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, यहाँ बहुत ज्यादा है। वैसे जयपुर में भी और कोटा वगैरह इन सब जगहों पे ये गए, लेकिन मूल रूप से इन 3 जगह, और गुजरात और मालवा। इनका मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो जैन कम्युनिटी के जो व्यक्ति हैं, ये ऐसी जगह पे निवास करते हैं जहाँ पर रहना बहुत ही दुर्लभ होता है। जैसे अपने ताल छापर देख लो, चाडवास देख लो, तो यहाँ पर पानी की जैसे समस्या है। ओसिया के मंदिर में जैसे गया तो पहाड़ों के बीच में वो एक बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही दुर्गम स्थल है, खाने के लिए वनस्पतियाँ नहीं है। तो ऐसे दुर्गम जगहों को ये ज़्यादा चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका कारण भी बताऊंगा। पहले एक असहमति भी बताऊंगा आपको। जैसे ताल छापर, इसको द्रोणपुर नाम था इसका। द्रोणपुर कई बार तो यूँ कहते हैं महाभारत काल में ये जो अपने शिष्यों को आचार्य द्रोणाचार्य जो शिक्षा दे रहे थे, छापर का ताल, ये किंवदंती भी हो सकती है। लेकिन आसपास समतल भूमि यहीं पे आप देखो, आज भी लाडनू से ही पानी जाता है, सुजानगढ़ वगैरह। बिल्कुल। और ताल छापर आज भी वहां पे आप देखिए मोथिया घास उगती है, आज भी मृग अभ्यारण्य है वो। तो पानी की उस समय प्रॉब्लम नहीं थी, वो अंडरग्राउंड वाटर था, इसीलिए वो आके बसे वहां पे। समतल भूमि देख के ही उन्होंने बसावट की अपनी। लेकिन मंदिर जो बने, बाद में जो मंदिर बने, वो एकांतवास में, मरुस्थल में चारों ओर से घिरे हैं। तो ये आक्रमणकारी आते, आक्रमण करते। आपको पता है सोमनाथ का मंदिर ही बार बार तोड़ा है। जैन मंदिरों को भी है ना, जो आप रणकपुर और वहां देखोगे तो वो बताएंगे मूर्तियां यहाँ छुपा के यहाँ नीचे रख दी। आक्रमणकारी आते हैं तो उनकी नजरों से बच सकें, वो इतना दुर्गम हो एरिया है नहीं, वहाँ मेन रास्तों में होंगे तो वो आक्रमण करेंगे। कुछ ये कारण रहे होंगे। और जहाँ वो सेटल होता है उसके आसपास के एक जैन समुदाय को जैसे अल्पसंख्यक में माना गया है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये पूरे भारत में टॉप पे है। तो एक तरह से इनको बिजनेस कम्युनिटी के रूप में मान सकते हैं अपन। ये एक योद्धा कम्युनिटी से कमर्शियल बिजनेस कम्युनिटी में परावर्तन है इनका। परिवर्तन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं तो इस रूप में देख रहा हूँ। और आपको 2-3 बातें विशेष बताऊं। ये जो जगत सेठ टाइटल था मुगलों के काल में, तो ये जगत सेठ जो सबसे बड़ा बिजनेस फैमिली है उसको टाइटल था। और आपको ये ध्यान होगा, ये नागौर का ही गेलड़ा परिवार था, ओसवालों का एक गोत्र है गेलड़ा। और मुर्शिदाबाद इनका हेडक्वार्टर था। जो प्लासी का युद्ध आता है उस तक में भी इनका वर्णन अपन देख रहे हैं कि वहां के नवाबों ने इनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया, उससे नाराज हुए, अंग्रेजों से इनका पैचअप हुआ। बाद तक भी
बाद में तो ये अंग्रेजों के पेंशनर बन गए, 100-200 500 रुपए महीने के पेंशनर बन गए। एक समय ऐसे थे, ये केंद्र के बैंकर थे, एक्सचेंज मुद्राएं एक्सचेंज करने वाले थे, माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले थे। तो ऐसे जैन जो है ना, वो नेशनल लेवल पे फ्रंट फिगर में थे, फ्रंट में थे, आप ये सब फ्रंट फुट पे थे। और फिर ये धीरे धीरे कन्वर्ट हुए बिजनेस में और में। तो कुछ इनकी सीमाएं थी, इनके जो साधु वगैरह थे वो कहते हैं जैसे विदेशों में नहीं जाना, समुद्र पार नहीं जाना और नहीं जाना। तो कालांतर में ये इंडस्ट्रीज वगैरह उसमें ये नहीं आए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ ना, इंडस्ट्रियल क्रांति आई, उसमें हर्डल्स रही कुछ। कोई बाहर चला जाता है, उस वालों में एक संघर्ष चला, देसी और विलायती। तो देसी हमारे कोठारी वगैरह प्रमुख थे यहाँ, जो विलायत में चला गया उसको विलायती कह के जाति से बहिष्कृत कर दिया। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। और ये भी थे, इस उम्र के बाद कमाने मत जाओ, प्रदेश से यहाँ जाओ, यूँ आ जाओ, इतने से ज्यादा सीमांकन करते थे वो। तो ये तो निश्चय ही। और जो आपने कहा अल्पसंख्यक, मैं तो कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मानता भी नहीं हूँ, सब एक ही संख्यक है। लेकिन जैसे पारसी है, पारसी तो जैनों से भी कम है। हाँ, बहुत कम है। लेकिन आज भी टाटा, गोदरेज, इनमें कोई भी आप देखोगे सारे के सारे टॉप पोजीशंस में। बिल्कुल। यहूदी तो बहुत ही कम है दुनिया में। हाँ। लेकिन जहाँ भी थे वो टॉप साइंटिस्ट उनके यहाँ, टॉप जितने भी लोग हैं वो सारे उनके मिलेंगे। तो जैन कम्युनिटी में भी कम है। और खेती वगैरह को तो अवॉइड किया इन्होंने। तो बिजनेस में है ये ज्यादातर, प्रशासन में भी ये बहुत सारे लोग रहे। हाँ। आप देखेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के संस्थापक, यदि उनका विजन नहीं होता, मोहन सिंह मेहता का क्या विजन था। हाँ। दौलत सिंह कोठारी, उदयपुर के इन लोगों को देखो आप, पहला जो ऐसा व्यक्ति, एजुकेशन नीति उन्होंने दी अपने को। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर आगे जो और समितियां वगैरह बनी उनमें थी, एडवाइजर थे वो, डिफेंस एडवाइजर थे नेहरू के। अच्छा। अपने चूरू रतन नगर आसपास में कोई प्रसिद्ध ओसवाल समुदाय में कौन कौन व्यक्ति हुए हैं, उनके बारे में? जैसे अब एक ही सोनलाल जी दुग्गड़ से अपन ने चर्चा चालू की थी। हाँ। तो उनके आगे सब छोटे रह जाते हैं दानी में। अच्छा। एक पुस्तक भी लिखी गई ओगड़ दानी, मैंने उसकी भूमिका भी लिखी, दुलार साहब ने एक छोटी पुस्तिका निकाली। हाँ। जो अपने कोरडाराम जी, घासीराम जी हैं, घासीराम जी अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने ये पुस्तिका निकाली है। अच्छा। उनको पता लगा इनका अवदान था, तो उसका टाइटल ही दिया ओगड़ दानी। हाँ। ऐसे ही जैसे सरदार सर है, तो सरदार सर का आज जो अलग एक शिक्षण संस्थान है पूरा हो रहा है, आज तो रूप अलग हो गए, गांधी सेवा सदन के नाम से उन्होंने प्रारंभ किया। कन्हैयालाल जी दुग्गड़ थे वो। इसी तरह से जगह जगह लोग हैं। चूरू में भी कोठारी और सुराणा परिवारों में बहुत ही ऐसे मौजूद लोग हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध लोग हुए हैं, जिनका बड़ा योगदान रहा है। मैंने अमरचंद सुराणा का भी आपके सामने उल्लेख किया, चूरू को जीतने में उनकी भूमिका थी। इसके बाद कई प्रशासक आए यहाँ, जैसे आसपास नौर है, तो नौर में, नौर भादरा की तरफ नाटा हुए, कहीं अलग अलग गोत्र जो है ना, तारानगर में है, मूलतः वहां से उठ के आए लोग सारे। जैसे राजगढ़ में है तो सुराणा मिलेंगे, कोचर मिलेंगे। अब जैसे बीकानेर में अपन चर्चा करेंगे तो कोचर परिवार है, न्याय व्यवस्था में सारे वो मिलेंगे। अच्छा। जैसे आप भारतीय न्याय व्यवस्था में चर्चा करोगे तो सिंघवी, भंडारी, ये सारे के सारे है ना, लोढ़ा, ये सारे के सारे जोधपुर साइड के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच के आए हैं ये लोग। तो वैसे ही चूरू के लोग भी अब प्रसिद्धि में ये कहीं न कहीं, जैसे सुराणा और कोठारी परिवारों में वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजेस के और वहाँ का जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज का और जो चैम्बर था, कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके प्रमुख रहे हैं। प्रमुख संस्थाएं भी यहाँ उन्होंने स्थापित की है जगह जगह। इस तरह का योगदान रहा है वापस। जैसे आपके रतन नगर में भी हिरावत परिवार वर्तमान में है, तो कई भूमिकाएं वो राजेंद्र जी हिरावत ही हैं जैसे। तो अस्पताल में, विद्यालय में, चिकित्सालयों में, शहर के सौंदर्यकरण में वो योगदान कर रहे हैं। ऐसा चलता रहता है। आम कम्युनिटी के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जहाँ रहें उसमें घुल मिल के रहें, अपनी अतीत की, पूर्वजों की अच्छी चीज़ों का स्मरण करें और उनसे कुछ लेकर उनके अनुसार थोड़ा बहुत कर सकें तो बहुत अच्छा है। और खाली अतीत के गीत गाते रहने से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरी जो कम्युनिटी है उनके साथ घुल मिल के रहें। संख्या में कम है तो आप दूध में, शरबत में चीनी की तरह घुल जाएं। ठीक है। तो वो जो मिठास आएगी ना, तो बार बार चर्चा करेगी मिठास किससे आई है। तो इसलिए जो भी योगदान हो उसके, शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में आते हैं। और प्रसिद्ध लोग आप आसपास की चर्चा कर रहे हैं तो मैं साधु साध्वियों की चर्चा करूंगा। बिल्कुल। जैसे टंकोर से महाप्रज्ञ जी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है, मुनीस विनुत आचार्य महाप्रज्ञ जी का।
इसी तरह से वर्तमान में महाश्रमण जी हैं, हाँ। आचार्य श्री महाश्रमण, ये सरदार सिर के ही हैं। अच्छा। इनसे पहले आचार्य श्री कालूगणी थे, वो छापर के ही हैं। हाँ। इनसे पहले आचार्य श्री तुलसी हैं, हाँ। वो स्वयं लाडनू के ही हैं। उनसे पहले इनके जो मगवा गणी हैं वो स्वयं विदासर के ही थे। हाँ। तो इस पूरे 13 पंथ को तो पूरे चूरू जिले की और आसपास के इलाके की योगदान है। इनकी जो साध्वी प्रमुख है ना, आपके तारानगर की साध्वी प्रमुखा हुई है, हाँ। चूरू की साध्वी प्रमुखा हुई है कई। हाँ। ये बड़ा योगदान है, वो व्यक्तित्व भी राष्ट्रीय स्तर तक उभर कर आए हैं। बिल्कुल। हाँ, आपने बहुत ही सारगर्भित और व्यवहारिक जानकारी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जानकारी में नहीं है, जैसे चूरू का शांतिनाथ जी का मंदिर है, जिनको जैन उपासरा कहते हैं। हाँ। स्वर्ण मंडित है, उसकी छतें वगैरह अच्छा, स्वर्ण अलंकृत है। बाहर से देखने आते हैं, घर का जोगी जोगना अनगा होगा सिर्फ। हाँ। चूरू और आसपास के लोगों को पता नहीं। हाँ, पता ही नहीं है। तारानगर सबसे पुरानी 9वीं शताब्दी की मूर्तियां निकली हुई है, ऋणी में किसी को पता नहीं है ये इन चीजों का। हाँ। तो ये जैन खरतर गच्छ का और तपा गच्छ, ये गच्छ थे यहाँ। हाँ। लुंका गच्छ, ये कई गच्छ थे। अब तो वो इतिहास की चीजें बन गई है। तो ये गच्छ परंपराएं भी यहाँ बहुत समृद्ध परंपराएं थी। आपने बहुत ही सारगर्भित नॉलेज इस साक्षात्कार के माध्यम से दिया है और आपने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरे गांव की तरफ से आपको मैं हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।